तो दोस्तों, एक और नया दिन, एक नई कहानी, नया किस्सा लेके मैं बलजीत परमार एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे मुंबई के सेंट्रल जो एरिया है, सेंट्रल मुंबई, उसमें जो कन्नड़ लोगों का सबसे बड़ा जो नाम था उस ज़माने में, जिसमें कन्नड़ लोगों का मेरा मतलब उसमें शेट्टी, पुजारी, नायक, सवर्णा, ये सब जो कास्ट आती हैं बंगलौर के नेड़े के इलाके के लोगों की, उनमें जो सबसे बड़ा नाम था उसका नाम था दयानंद सवर्णा। हमने शशि शेट्टी की बात की, उसी इलाके के हमने सदानंद शेट्टी की बात की, हमने और शेट्टी लोगों के किस्से कहानियाँ सुने, लेकिन सबसे जो बड़ा नाम था वो था दयानंद सवर्णा। ग्रांट रोड एरिया में, एलिमेंटन रोड एरिया में एक नाज थिएटर है बहुत मशहूर। उसके बाहर एक और पुराना थिएटर भी है, इम्पीरियल सिनेमा। उसके सामने का जो एरिया है वहाँ पे उस फ्लेमिंगटन रोड के ऊपर ही एक कृष्णा रेस्टोरेंट है, बहुत पुराना साउथ इंडियन उडुपी रेस्टोरेंट। उसके बैक साइड में कृष्णा के पीछे एक कांग्रेस हाउस करके एरिया है। ये बड़ा मिसरीडिंग सा नाम है। एक ज़माने में वहाँ मुंबई की कांग्रेस का ऑफिस हुआ करता था आज़ादी के बाद, लेकिन उस कांग्रेस हाउस के गली के दूसरे तरफ मुंबई का सबसे बड़ा जो डांसिंग गर्ल्स का जो अड्डा है, जहाँ से जो नॉट गर्ल जिनको हम बोलते हैं, डांसिंग गर्ल, वहाँ को लड़कियों को मुजरा वगैरह करने के डांस की ट्रेनिंग दी जाती है। वो एक गेटेड कंपाउंड है, बहुत बड़ा गेट है, उसके अंदर सैकड़ों डांसिंग गर्ल्स रहती हैं। जब मुंबई में डांस बार्स का दौर था तो मैक्सिमम डांसर जो हैं वो उसी कंपाउंड के अंदर से मुंबई के डिफरेंट डांस बार्स में जाती थी डांस करने के लिए। तो वो उस एरिया का नाम जो है, उनको कांग्रेस हाउस गर्ल्स कहा करते थे। उसके अपने कुछ असूल थे, वो फिर कभी किस्से में आपको बताऊंगा कि मतलब रात को 1 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक गेट बंद हो जाता था। कोई लड़की इस टाइम पे बाहर से अंदर नहीं आ सकती थी, अंदर से बाहर नहीं जा सकती थी। कोई ग्राहक बाहर से अंदर नहीं आ सकता था, बाहर नहीं जा। तो इस किस्म का वो माहौल था। उसके बिल्कुल सामने जो कांग्रेस का जो ऑफिस है, जिसको कांग्रेस हाउस कहते हैं, उसके एक तरफ वाली छोटी गली में एक आनंद गैम्बलिंग डेन हुआ करती थी। जुए का अड्डा था बहुत बड़ा, जिसको कहा तो ये भी जाता है कि मुंबई का सबसे बड़ा जुए का अड्डा था। और उसके बिल्कुल सामने दूसरी गली में एक बिल्डिंग में उस अड्डे का जो मालिक था, जो उसको चलाता था, दयानंद सवर्णा, वो रहा करता था। और उसी बिल्डिंग में वो जो डांसिंग गर्ल्स का जो कंपाउंड है, उसका जो ओवरऑल दादा था, जो सिक्योरिटी चलाता था, संभालता था सब गर्ल्स का, वो जो गॉडफादर बना हुआ था, उसका नाम था दिलीप शेट्टी। वो भी उसी बिल्डिंग में रहता था। तो शेट्टी लोगों का एक तरीके से उस मोहल्ले में, उस इलाके में शुरू से दबदबा रहा है। लेकिन दयानंद सवर्णा के वहाँ रहने से एक और ज़्यादा ताकत मिली शेट्टी लोग और जो कर्नाटका के उडुपी के लोग वहाँ उस एरिया में रहते थे। और जितने इनके बिजनेस थे, जितनी उडुपी शॉप्स थी, रेस्टोरेंट थे, बियर बार थी, उन सब का गॉडफादर एक तरीके से दयानंद सवर्णा गिना जाता था। और उसके दो कारण थे। एक तो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था, 6 फुट के ऊपर उसकी हाइट थी, और बहुत फिजिकली अलर्ट भी था। 4 5 6 लोगों से अकेला लड़ सकता था। तो उसका और उसके जो जुए के अड्डे में जो उसके क्लाइंट्स आते थे, वो बड़े बड़े लोग, जिनमें कई फिल्मी हस्तियाँ। उसके नज़दीक एक ओपेरा हाउस में डायमंड्स का बहुत बड़ा सेंटर है। वहाँ के हीरे, सोने के व्यापारी, बड़े बड़े ऑफिसर्स, जो 2 नंबर की कमाई जिनकी होती थी, जैसे इनकम टैक्स वाले, कुछ कस्टम वाले, कुछ पुलिस के बड़े ऑफिसर, वो भी वहाँ पे जुआ खेलने आते थे। और कुछ लोग जो अपनी रंगीन रातें करने आते थे कांग्रेस हाउस, उस लड़कियों के अड्डे पे, वो लोग भी वहाँ जुआ खेलते थे। तो कहने का मतलब ये कि एक फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये सब लोग वहाँ पे रेगुलर थे उस अड्डे पे। लाखों करोड़ों रुपए का जुआ
जीत हार रोज़ की उस क्लब में होती थी और बहुत पैसा उस आदमी ने कमाया भी और खर्चा भी किया। तो जितने शेट्टी, पुजारी, नायक, स्वर्णा, जितने लड़के वहाँ से जो बाद में अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े, जहाँ कुछ और काम करने लगे, वो कहीं ना कहीं उन सबको एक जो पैटर्नेज थी वो दयानंद सवर्णा से मिलती थी। तो काफ़ी लोग उसमें एड़ा गोपाल था जो वो हमेशा अक्सर उसके जुए के अड्डे पे पाया जाता था। तो वहाँ से जब मैंने आपको बताया कि 83-4 में जब अरुण गवली गैंग, अमर नायक गैंग, इन लोगों ने हफ्ता वसूली शुरू की बड़े लेवल से उस एरिया में, तो यही एक अकेला आदमी था जिसने किसी को हफ्ता देने से मना कर दिया। तो उससे इसके साथ देखते देखते बाकी शेट्टी लोगों ने, नायक लोगों ने, पुजारी लोगों ने मना कर दिया। तो उससे जो खून खराबा हुआ उसमें 9-10 जो शेट्टी, पुजारी या सवर्णा कम्युनिटी के लोग थे, उनको अंडरवर्ल्ड ने निशाना बनाया और एक टाइम पे सब लोगों को वहाँ से छोड़ के 1987 में भागना भी पड़ा। वो का एक किस्से में मैं आपको ऑलरेडी सुना चुका हूँ। लेकिन दयानंद सवर्णा यह आदमी था जो अपना अड्डा वो जुए का नहीं छोड़ के गया। उसने बहुत साल पहले उससे भी एक मर्डर हुआ था, किसी के दोस्त को इसको किसी ने मारा। उस दोस्त का बदला लेने के लिए एक आदमी का मर्डर किया, लेकिन लोग उसको भूल चुके थे क्योंकि उसके बाद दयानंद इतना बड़ा आदमी बन गया। वो मर्डर का जो एक दाग उसके दामन पे लगा था वो कहीं छिप गया था, लोगों को मालूम नहीं था। तो उसके धंधे पे बहुत से लोगों की नज़र थी, ख़ास तौर पे दशरथ रहाणे, जो एक ज़माने में अपना इंडिपेंडेंट गैंग चलाता था, बाद में अमर नायक के साथ मिल गया। उसने इससे काफ़ी बार हफ्ता मांगने की, हर महीने का पैसा मांगने की कोशिश की और एक बार उसने अपनी गाड़ी ला के इसके अड्डे के नीचे, इसका जो अड्डा था जुए का, वो फर्स्ट फ्लोर पे था। ये छोटी सी सीढ़ी ऊपर चढ़ती थी, उस सीढ़ी के बाहर उसने गाड़ी लगा दी और जब दयानंद सवर्णा ने उसको बोला गाड़ी हटाने के लिए, तो उसने बोला कि जब तक हफ्ता नहीं दोगे मैं गाड़ी यहाँ से नहीं हटेगी। उसका मतलब था कि जो लोग जुआ खेलने आते हैं वो डरेंगे और मेरे नाम से, और इसको हफ्ता देना पड़ेगा। लेकिन दयानंद ने उसकी पकड़ के इतनी धुलाई की वहाँ रोड के ऊपर और धक्के दे के उसकी गाड़ी को भी दूर हटाया और इसको भी बहुत मारा। और कहते हैं लोग वहाँ पे जिन्होंने देखा, तो दशरथ रहाणे को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ी क्योंकि साहब आगे से हफ्ता मांगने नहीं होगा, लेकिन मुझे मारो मत। तो ये एक किस्सा उस इलाके में बहुत मशहूर है। वो दयानंद सवर्णा ने अपने हाथों से दशरथ रहाणे को पीटा और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई वहाँ आने की। लेकिन दशरथ रहाणे ने वो जो पिटाई हुई थी वो अपने दिल में रखी और ख़ुद दोबारा जाने की उसने वहाँ नौबत नहीं समझी क्योंकि उसको तो पहचानने लगे थे। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि 35-40 लड़के हमेशा दयानंद स्वर्णा के उस जुए के अड्डे में रहते थे, जिनका मेन काम तो था हर टेबल पे ग्राहक लोगों की सेवा करना, लेकिन साथ के साथ वो बदमाशी भी करते थे, जिनमें एड़ा गोपाल एक था। तो एक दिन उसमें जो नीचे सीढ़ी थी उस पर एक वॉचमैन बैठा रहता था। उसका काम खाली नज़र रखना, आते जाते नीचे वो गाड़ी नहीं लगाए, कोई फालतू आदमी घूमता नज़र नहीं आए उसके लिए। तो बहुत दिनों के बाद वो अपने पिटाई के बाद दशरथ रहाणे ने एक चाल चली, वो खुद नहीं गया और बड़े तरीके से अपने 2 आदमी गरीब से बन के, अजीब से कपड़े पहन के उनको, और 2 हथियार दे के, जिनमें एक परवीन महात्रे था। वो दशरथ रहाणे का राइट हैंड मैन था और बहुत चालाक किस्म का शूटर था। उसको भेजा इसके ऑफिस में चंदा मांगने के लिए। कोई त्यौहार आने वाला था कि उनको बोलो कि हम इस इलाके में रहते हैं और हमें चंदा चाहिए। तो वो लोग वो चंदा मांगने के लिए वहाँ पे पहुँचे। तो वॉचमैन ने उनको देखा कि ये हमारे रेगुलर क्लाइंट तो लगते नहीं हैं। उसने सवाल किया तो उन्होंने आगे से बोला कि हम फ़ोन करके आए हैं सेठ जी को, और सेठ जी ने हमें बुलाया और हमें कहा था कि आप पहले फ्लोर पे आ जाना, वॉचमैन को बोलना कि मेरा नाम लेना के हिसाब से हमारी बात हो गई है, तो आपको ऊपर आने देगा। वो वॉचमैन बेचारा सीधा था, उसने जाने दिया।
ये सीधा दयानंद सेठी ने पूछा कि हाँ, आप कौन लोग हो, किसको मिलने आए हो। जब तक कि किसी को वहाँ पे इस बात का एहसास होता कि दो नए लोग, अनजान लोग अड्डे में आ गए हैं, इन दोनों ने रिवाल्वर निकाले और धड़-धड़ गोलियाँ मार के दयानंद सवरना का मर्डर कर दिया। और बहुत सेंसेशनल मर्डर, और भाग दौड़ में दोनों निकल के भाग गए। और उसके बाद जो एक वहाँ पे एक जो माहौल पैदा हुआ उस एरिया में, मैं और मेरा एक फ़ोटोग्राफ़र जब हम लेट नाइट वहाँ शाम को हुआ, हम जब पहुँचे कवर करने के लिए, तो उसके नज़दीक ही लेमेंगटन रोड पुलिस स्टेशन है, डीबी मार्ग भी कह देते हैं उसको। और वहाँ पे कोई 1000-1500 लोगों ने, जो दयानंद सवरना के सपोर्टर थे, उन लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेर के रखा हुआ था और पुलिस के ऊपर बहुत इल्ज़ामबाज़ी लगा रहे थे कि यहाँ पे पुलिस का कोई बंदोबस्त नहीं है, पुलिस स्टेशन नज़दीक होते हुए भी इतना बड़ा क्राइम। उन्होंने कहा कि उन्होंने मालूम पड़ गया था कि किसने काम करवाया। उन्होंने कहा कि ये दर्शन रहाणे का हाथ है और जब तक उसको नहीं पकड़ोगे हम पुलिस स्टेशन का घेराव नहीं छोड़ेंगे। ये पहली बार हमने देखा था कि एज रिपोर्टर कि एक कम्युनिटी के लोग या उसके जो चेले थे वो पुलिस स्टेशन का घेराव करके खड़े हैं। पूरा एरिया बंद, लेमिंगटन रोड बंद, नाज थिएटर बंद, इंपीरियल थिएटर के रात के शो कैंसिल हो गए। तो पूरा एरिया डेजर्टेड। मतलब कहीं ना कहीं दयानंद सवरना की लोकल लोग डर के इज्जत करते थे। जहाँ वो खर्चा इतना करता था, सबको खुश रखता था कि लोग उसकी इज्जत भी करते होंगे। तो इस तरीके से वो आदमी जो बड़े बड़े लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता था, कुछ आम लोगों की मदद भी करता था, उसको वो हफ्ता वसूली के चक्कर में अपनी जान से जान देनी पड़ी। और थोड़ी सी इसमें कुछ तकलीफ़ वाली कहो जाए, एक अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि उसके ये हमले में उसकी मौत के तकरीबन 1 महीना पहले दयानंद सवरना की शादी हुई थी ओबराय होटल में, और जो मुंबई के बहुत महंगे होटल में से एक है। और शादी की रिसेप्शन ताज में हुई। ताज और ओबराय से भी महंगा होटल है, दोनों 5 स्टार होटल हैं। तो इतना पैसा खर्च किया गया था कि पूरी बम्बई की जो ग्लिटरी है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, मॉडलिंग इंडस्ट्री के लोग, ऑफिसर बड़े बड़े, सोशल लीडर, पॉलिटिशियन, ये सब लोग उसमें पहुंचे हुए थे। फिल्म स्टार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो उसके क्लाइंट भी थे और उसको जानते भी थे। और कहा तो ये भी जाता है कि वो चोरी छिपे बड़े तरीके से कुछ फिल्मों को फाइनेंस भी किया करता था, क्योंकि तभी बैंकों से लोन वगैरह नहीं मिलते फिल्म बनाने की। तो खैर वो इतनी धूम धड़ाके से उसकी शादी हुई थी। और अनफॉर्चुनेटली वो या एक तकदीर का खेल कहिए कि शादी के 1 महीने के बाद उसकी मौत हो गई। और वो बहुत कलरफुल पर्सनैलिटी का मालिक था। बड़े रंग बिरंगे कपड़े पहनना और सोने की चेन बहुत मोटी पहना करता था वो। मैंने किसी को पूछा तो उनका कहना था कि आधे किलो की 500 ग्राम की एक चेन वो गले में पहनता था, उंगलियों में रिंग, तो सब पूरा बन ठन के रहना। जैकी श्रॉफ के साथ उसकी बहुत दोस्ती थी। भाई ठाकर उसके घर में आता जाता था। जैकी श्रॉफ तो हर 10-15 दिन के बाद उसके घर में खाना खाने आना, बैठ के जाना। तो ये उसका एक सर्कल था। और उसके बाद उसका बड़ा भाई था सनातन सवरना, जो सब काम धंधा छोड़ छाड़ के एक रिटायर्ड लाइफ अपनी जी रहा था। 93 में इसका दयानंद सवरना का मर्डर होता है। और सब बाकी जो बड़े शेट्टी लोग और दूसरे लोग थे ओडीपी वाले, वो मुंबई छोड़ के मैंगलोर पहुंच चुके थे। और उसके बाद 83 में 93 में घाटकोपर में चंबूर वाली साइड में स्टेशन के बाहर एक अशोक होटल है। वो एक अशोक शेट्टी उसके नाम पे बना। उसका बड़ा भाई था करिया शेट्टी। तो करिया शेट्टी से जो छोटा राजन का खास आदमी था उस ज़माने में, साधु शेट्टी, वो उसको हफ्ते के लिए काफ़ी तंग कर रहा था, हफ्ता वसूली के लिए। तो लेकिन बाद में साधु शेट्टी ने इनकार किया कि मुझे डायरेक्टली नहीं पता था, मैं तो शेट्टी फैमिली को जानता था, मेरे जो लड़के लोग नीचे काम करते हैं वो शायद गलती से उससे हफ्ता मांगते होंगे। तो करिया शेट्टी ने भी हफ्ता देने से मना कर दिया। तो एक दिन जो दयानंद सवरना के बड़े भाई
सदानंद सवर्णा उस करिया शेट्टी को मिलने जाते हैं वहाँ पे अशोक होटल में। तो एक सोफे पे ये तीनों लोग बैठते हैं, सदानंद, करिया शेट्टी और उसका छोटा भाई अशोक शेट्टी, जिसके नाम पे होटल का नाम रखा था। तो दो आदमी अचानक अंदर उसके पहले जो करिया शेट्टी का अंदर फ़ोन आ जाता है, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, तो उसके वेटर ने आके बोला कि आपका फ़ोन आया है अंदर। वो करिया शेट्टी को अंदर फ़ोन सुनने को गया। इतने में दो लोग आए और उन्होंने आके गोलियां चलानी शुरू कर दी, ये समझ के कि जो लोग सोफे में बैठे हैं आपस में यही मालिक है। उसमें अशोक जो शेट्टी और सदानंद शेट्टी, ये दोनों मारे गए। और करिया जो फ़ोन सुनने अंदर गया था, जिसको मारने आए थे, वो बच गया। वो आज भी है, आज भी अपना होटल चला रहा है। तो एक फैमिली में, स्वर्णा फैमिली में, ये दो घटनाएं ऐसी हुई कि छोटे भाई पहले और उसके बाद बड़ा भाई, दोनों उनकी डेथ हुई। और उनका जो गांव है उड़ीपी में, लटे गांव, वहाँ पे बहुत बड़ा इनका पुराना जद्दी पुश्ती कारोबार है, बहुत बड़े घर हैं। तो मुझे उनके एक रिश्तेदार से मेरी आज बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि जब हमारे घर में कोई फैमिली फंक्शन होता है तो आज भी कोई 200-250 लोग इकट्ठा हो जाता है। हम एक ही घर में बैठ के सब मिलते जुलते और वो सेलिब्रेशन करते हैं। तो वो जो एक मलाएंगे जो एक कम्युनिटी इनकी है, उसका जो दो बड़े परिवार हैं उनमें से एक ये दयानंद और सदानंद सवर्णा की फैमिली गिने जाते हैं। एक रेप्यूटेड फैमिली वहाँ की गिनी जाती है। और इनका जो गांव में उधर जो इनका जो नाम है इनका जो फैमिली का, वो आज भी कायम है। लेकिन ये दो हादसों ने पूरी जो कन्नड़ कम्युनिटी थी उसको बुरी तरह झंझोड़ के रख दिया। और कहीं ना कहीं ये लगा कि अमर नायक और अरुण गवली गैंग का वो उस इलाके में पलड़ा भारी होता गया। इस किस्से के साथ मैं कुछ तस्वीरें उनकी मैंने मंगवाई हैं उनके घर से, वो मैं इस वीडियो के साथ आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए और कल हमें इसका अपने व्यूज़, अपने ख्यालात आप हमारे साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।